तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करेंगे भाई हम लोग सबसे पहले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से। तो जो अगला सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जॉन सीना होने वाले हैं रिटायर। अपने आखिरी मैच में सीना रसल करेंगे। अब ऐसे में इस वाले इवेंट के लिए भाई टिकट सेल्स कितनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी एक अकॉर्डिंग टू रेसलटिक्स अपडेटेड नंबर्स कुछ ऐसे हैं भाई कि अवेलेबल टिकट्स हैं 990। सेटअप कैपेसिटी वही आपकी है 16,001 की, यानी कि 16,000 टिकट्स ये लोग बेच रहे हैं। हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 15,011 टिकट्स एंड अभी अवेलेबल है 990 टिकट्स। हालांकि पिछले 7 दिनों में कुछ बहुत अच्छे टिकट्स बिके नहीं हैं। आखिरी के 7 दिनों में इन्होंने 55 टिकट्स बेचे, मात्र 55, यानी कि डेली 10 भी नहीं बेच पा रहे हैं फिलहाल एंड यहाँ पे सीना रिटायर होने वाले हैं। हालांकि देखो 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे पॉइंट करने वाली। एक तो कि ये सेटअप कैपेसिटी ये 16,000 आई थिंक बहुत ही कम है, स्पेशली जब आप इसको ऐसे कंसिडर करो कि जॉन सीना यहाँ पे रसल करने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं, आखिरी बार रसल करेंगे, तो इसके लिए सेटअप कैपेसिटी काफ़ी कम है। एंड इसके बाद क्योंकि सीना रिटायर होने वाले हैं टिकट सेल्स बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट होनी चाहिए। फिर भी भाई यहाँ पे टिकट सेल्स तुम देखोगे तो उतनी ज़्यादा बेटर नहीं दिख रही है। मतलब बिक जाएंगे सारे टिकट्स ठीक है, लेकिन जिस स्पीड से बिकते हैं ना उससे मालूम चलता है कि क्रेज़ क्या है। जब टिकट्स ऑन सेल गए थे प्री सेल में तो कुछ 60,000 लोग या फिर 80,000 लोग थे क्यू में, मतलब वो देखने के लिए कि टिकट प्राइसेस कितनी है, खरीदा जाए नहीं खरीदा जाए। तो 80,000 लोग फटाक से पहुंच गए थे, लाइन में लगे हुए थे। तो सोचो उतने लोग इंटरेस्टेड थे टिकट खरीदने के लिए। 2 रीजन से वो टिकट नहीं खरीद पाए। एक तो कि आपके पास इतनी सेटअप कैपेसिटी ही नहीं है, दूसरा कि आपके प्राइसेस बहुत हाई हैं। क्योंकि ये सेटअप कैपेसिटी वाला अगर मेन रीजन होता ना तो ये सारे टिकट्स आपके सोल्ड आउट होकर रहते हैं। फिलहाल मेन रीजन है कि आपके प्राइसेस बहुत हाई हैं। 80,000 लोग इंटेंशनली गए हैं टिकट लेने, देखने की कितना खरीदा जा सकता है। एंड 80,000 में से अभी तक आपने कितने फैंस अपने कन्वर्ट करे हैं? सिर्फ 15,000। एंड वो भी 15,000 सारे वहाँ से थोड़ी होंगे, लोकल होंगे मैक्सिमम। तो ऐसे में 15,000 लोग भाई अभी फिलहाल टिकट्स खरीद चुके हैं, जो कि एक डिसअपॉइंटिंग नंबर है टू बी वेरी ऑनेस्ट। सीना के रिटायरमेंट मैच में एटलीस्ट कम से कम 30,000 लोग होने चाहिए, लेकिन वो चीज़ होते हुए दिख नहीं रही है। 16,000 लोग आने वाले हैं, वो भी अभी कंफर्म नहीं है। अभी तो फिलहाल हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में, लेकिन अभी के लिए सारे टिकट्स नहीं बिके। वेरी डिसअपॉइंटिंग। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेकर। तो भाई कोडी रोड्स ने अपने माउंट रसमोर को शेयर किया, यानी कि टॉप 4 WWE सुपरस्टार्स उनके अकॉर्डिंग कौन है ये इन्होंने बताया। तो अभी कोडी बात करते हुए कहते हैं कि नंबर 1 पे तो ये डस्टी रोड्स को रखना चाहते हैं, रॉक को, ट्रिपल एच को एंड जॉन सीना को। तो माउंट रसमोर पे इनके हैं डस्टी रोड्स, इनके खुद के डैड, रॉक हो गए, ट्रिपल एच हो गए एंड जॉन सीना। एंड ये देखने के बाद फैंस का साफ कहना कि भाई ये बंदा नहीं सुधरेगा। मतलब ये पॉलिटिशियन इतना खतरनाक है कि तुम देखो यहाँ पे नोटिस करो तो डस्टी रोड्स तो चलो इसके डैड है ठीक है बनता है, रॉक को इसने इसलिए चुना बिकॉज वो टीकेओ का बोर्ड मेंबर है एंड वहाँ से पुश मिलेगा इसको। ट्रिपल एच को इसलिए चुना क्योंकि ट्रिपल एच मेन क्रिएटिव गाय है तो उससे पुश मिलेगा। एंड जॉन सीना इसका पर्सनल चॉइस है वो है। तो यहाँ पे देखो मैं सबका तो नहीं जानता, लेकिन ट्रिपल एच का तो मैं पक्का जानता हूँ। लोग भी ये कह रहे हैं कि ट्रिपल एच ने ऐसा कुछ बहुत क्रेजी नहीं कर दिया। एज ए रेसलर ट्रिपल एच कुछ बहुत क्रेजी नहीं था एंड एज ए कैरेक्टर भी ट्रिपल एच कुछ बहुत क्रेजी नहीं था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन कोडी रोड्स ने जानबूझ के ट्रिपल एच का नाम लिया ताकि वो ट्रिपल एच को इंप्रेस कर सकें। तो ट्रिपल एच को प्रेज किया गया ताकि ट्रिपल एच इंप्रेस हो सकें, ऐसा कहना फैंस का। एंड आई थिंक ये दिख भी रहा है भाई। लाइक कुछ चीज़ें हैं जो कि बोलने की नीड नहीं है, साफ पता चलता है कि कोडी रोड्स ट्रिपल एच की चाटते रहते हैं। अब ये थोड़ा सा देसी वर्ड हो गया चाटना। अगर इंग्लिश में बोलूँ तो ट्रिपल एच को थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर अपना दिखाते हैं कोडी, इंग्लिश में बोलूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिपल एच की तरफ लीन है कोडी रोड्स, हिंदी में बोले तो इसको चाटना भी बोल सकते हैं। तो कोडी रोड्स भाई ट्रिपल एच को ज़्यादा थोड़ा लगाते हैं अपने से, इसलिए ट्रिपल एच भी उनको लगाते हैं। हालांकि देखो कोडी डिजर्व करते हैं ये सब, इसमें देखो कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। लेकिन दिक्कत है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है। रेसलपलूज़ा में टाइटल ड्रॉप कर देनी चाहिए थी एंड इसमें मैं कोडी का भी फॉल्ट नहीं बोलूँगा बिकॉज कोडी खुद भी ड्रॉप करना चाह रहे थे। लेकिन जब आप ट्रिपल एच को इतना खुश कर दोगे तो ट्रिपल एच तो भाई आपको सपोर्ट करेंगे ही। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि क्या कोडी रोड्स जानबूझ के ट्रिपल एच का नाम लेते हैं ताकि ट्रिपल एच उनको पुश करते रहे एंड उनके पास अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आते रहे। क्या लगता है आपको भाई? लिख के बताना। दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन भाई, कोई फैक्ट वगैरह नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है मोस्ट सर्च WWE सुपरस्टार्स को लेके। अक्टूबर के महीने में किसको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया जरा वो देख लेते हैं भाई। गूगल के ये नंबर से आप देख सकते होगे। नंबर 1 पे है जॉन सीना एंड होना भी बनता है भाई। जॉन सीना बस अभी रिटायर होने ही वाले हैं, तो जॉन सीना आप एक्सपेक्ट करो कि नवंबर में भी सबसे ज़्यादा सर्च किए जाएंगे।
एंड दिसंबर में भी। नंबर 2 पे है रोमन रेंस। कमाल की बात है कि रोमन रेंस कोई बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं कि रोमन ने कुछ बहुत ही स्पेशल कर दिया है इस महीने या पिछले महीने। रोमन रेंस स्टिल भाई नंबर 2 पे हैं, तो बताता है कि कितने बड़े रोमन रेंस मेन स्ट्रीम अट्रैक्शन है। उसके बाद है नंबर 3 पे लोगन पॉल एंड देन है नंबर 4 पे रिया रिप्ली, यानी कि लोगन पॉल भी नहीं था अक्टूबर में, फिर भी वो यहाँ पे है। नंबर 4 पे रिया रिप्ली है। रिया रिप्ली विमेंस डिवीजन की टॉप सुपरस्टार है, तो वो यहाँ पे है। नंबर 5 पे है लेसनर एंड आई एम टेलिंग यू, ये अब लिस्ट देखने के बाद लोग रिया रिप्ली एंड लेसनर के बीच में कंपैरिजन फिर से चालू करेंगे कि देखो देखो लेसनर से ज़्यादा सर्च किया गया है रिया रिप्ली को। बट द थिंग इज भाई कि रिया रिप्ली को सर्च किया जाता है रिया रिप्ली की देखने को, एंड ब्रॉक लेसनर को सर्च किया जाता है ब्रॉक लेसनर के मैचेस देखने को। दोनों में अंतर है, समझ रहे हो तुम? तो इसलिए रिया रिप्ली के सर्चेस हमेशा ऊपर रहेंगे जब तक इस दुनिया में ठरकी लोग ज़्यादा रहेंगे। नंबर 6 पे हैं सेथ रॉलिंस। नंबर 7 पे अपने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। नंबर 8 पे हैं सीएम पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड। 9 पे हैं रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन किसी भी प्रोमिनेंट रोल में नहीं है, स्टिल रैंडी ऑर्टन यहाँ पे है, तो बताता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपनी आंखें खोलो, क्या कर रहे हो उनके साथ। एंड नंबर 10 पे है रे मिस्टीरियो। भी रे मिस्टीरियो टीवी पे वापस भी आ गए, तो यहाँ पे तुमको जे ऊसो नहीं दिखेंगे, लेकिन ट्रिपल एच ने तो बोला था जे ऊसो तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही फैंस पसंद करते हैं, तो लोग सर्च क्यों नहीं करते हैं जे ऊसो को? टॉप 10 में आपको जे ऊसो कभी भी नहीं देखने को मिलेंगे, मुश्किल से 1-2 बार ही आए होंगे इस लिस्ट में जब वो चैंपियन बने थे या रंबल जीते थे तब, या वो भी तब आए होंगे भाई जब लोग सर्च कर रहे थे कि कौन है ये जे ऊसो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई जे ऊसो को जानने के बाद फिर दोबारा जानना चाहेगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि विंस मैकमैन को लेके। क्या विंस मैकमैन एक बुक लिखने वाले, एक बुक रिलीज करने वाले? जेबीएल का कहना है भाई अपने रीसेंट पॉडकास्ट में कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि विंस मैकमैन एक बुक रिलीज करेंगे, एंड इनका कहना है कि विंस मैकमैन जब बुक रिलीज करेंगे तो वो ग्रेटेस्ट बुक एवर होगी, मतलब ऐसी बुक आज तक कभी लिखी नहीं गई होगी। विंस मैकमैन अपने बारे में सब कुछ बताएगा A to Z, चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो इनका कहना है कि विंस मैकमैन मोस्ट लाइकली एक बुक रिलीज करने वाला है, एंड ये करना भी चाहिए। ऑनेस्टली बोलूं तो भाई विंस मैकमैन की उम्र हो गई है, कब निकल जाए पता नहीं, तो अगर विंस की कहानी, विंस की जुबानी सुनेंगे अच्छे से तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो विंस अगर एक बुक रिलीज करेंगे सो आई एम डेफिनेटली बाइंग दैट बुक भाई, एंड उसके बाद मैं उसका रिव्यू भी बनाऊंगा। हालांकि दूर दूर तक कोई कुछ पता नहीं है, लेकिन जेबीएल का कहना है कि ये चीज़ हो सकती है, काफ़ी पॉसिबल है। क्या आप देखना चाहोगे भाई विंस मैकमैन की बुक खुद से जो कि वो लिखेंगे? हाँ या फिर ना, लिख के बताना। अपनी आखिरी स्टोरी का हम लोग कवर कर लेते हैं, जो कि मैकिंटायर को। क्या ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यू लीव कर रहे हैं? विंस रूसो का कहना है कि मैकिंटायर बहुत ही जल्दी फ्री एजेंट बनेंगे एंड वो ज्वाइन करेंगे जेसीडब्ल्यू को। अगर आपको नहीं पता तो विंस रूसो भाई जेसीडब्ल्यू के साथ काम कर रहे हैं, एंड काम प्रमोशन है ये जेसीडब्ल्यू एक्चुअली, एंड काम करते करते भाई ये खुद कह रहे हैं कि मैकिंटायर साइन करेंगे हमारे साथ में। तो तुमको नहीं लगता ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट होगी कहने के लिए कि अचानक से कह रहे हैं आके ये कि मैकिंटायर फ्री एजेंट बनेंगे एंड वो बुकिंग से खुश नहीं है, उसके बाद वो जेसीडब्ल्यू ज्वाइन करेंगे? द क्वेश्चन इज कि वो जेसीडब्ल्यू क्यों ज्वाइन करेंगे? उनके पास ऑप्शंस तो और भी बेटर होंगे, एईडब्ल्यू या फिर उधर जापान वगैरह में, वो जेसीडब्ल्यू क्यों ज्वाइन करेंगे? तो यहाँ पे विंस रूसो अपने प्रमोशन को या जहाँ पे काम कर रहा है प्रमोट करने के लिए ये सब बोल रहे हैं, क्योंकि फाइटफुल की रिपोर्ट भी आई इसके बाद निकल के। फाइटफुल ने बताया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, जल्दी वो फ्री एजेंट बन कैसे जाएंगे? 2028 तक उनकी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ डील है, तो ऐसे में मैकिंटायर बिल्कुल लॉक्ड है कम से कम 2028 तक। हालांकि मुझे तो लगता है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू से ही रिटायर होंगे, लेकिन मैकिंटायर कम से कम लॉक्ड हैं 2028 तक। तो विंस रूसो का जो कहना है कि वो जल्दी फ्री एजेंट बन के ज्वाइन करेंगे जेसीडब्ल्यू को, डब्ल्यूडब्ल्यू लीव करेंगे, ये बेसलेस है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी तो एटलीस्ट कम से कम 3 साल नहीं होने वाला है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।